तो आज है हम लोगों का लेक्चर 6। आज हम लोग बात करेंगे जो कि सत्ता का जो स्वरूप है उसमें उसके बारे में बात करेंगे कि उसका जो पहला भाग हम लोगों ने देखा था उसमें कई भाग थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो उसमें हम लोग पहला आज देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय बेसिकली ये होता है कि कोई भी जो देश होता है उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, कि अपना निर्णय जो है वो अपने इच्छा से ले, उस पर किसी का भी दबाव ना हो। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है, अगर इसको हम एक किसी देश के अर्थ में देखें तो उसका जो आंतरिक स्वतंत्रता एक हो सकती है और एक हो सकती है बाह्य। तो अब अगर आंतरिक रूप से कोई डिसीजन लेना है और अगर वो आंतरिक रूप से कोई डिसीजन ले रहा है और उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो स्वतंत्र है और वो जो है प्रभुत्व संपन्न देश है एक। और वो आंतरिक निर्णय किस संबंध में हो सकता है, तो वो हो सकता है इकोनॉमिक टर्म्स में, आर्थिक रूप से कोई निर्णय हो या कोई पॉलिसी बनानी हो। दूसरा हो सकता है वो पॉलिटिकल रूप से, कि वो राजनीतिक रूप से कोई भी निर्णय अगर ले रहा है तो उसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो। और तीसरा है सामाजिक निर्णय, वो अगर सामाजिक रूप से किसी भी तरह की कोई नीति बनाता है या कुछ अपनाता है तो उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और अगर बाह्य रूप से देखें तो विदेश नीति की जैसे हम बात करें तो कोई भी देश अगर अपनी विदेश नीति को अपनाता है तो उसमें उस पर किसी तरह का दबाव ना हो, किसी तरह की बाध्यता ना हो, तो ये जो है तो वो देश कहलाए कि वो अपने प्रकृति में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। लेकिन आज के जो ग्लोबलाइजेशन का ये पीरियड चल रहा है उसमें कहा जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्रासंगिक हो चुका है। कारण क्या दिए जाते हैं? कारण ये दिया जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का भी ये पीरियड चल रहा है, तो इसमें जो है एक देश दूसरे देशों से इतना कनेक्ट हो चुके हैं कि आप वहाँ पे अपने निर्णय में पूरी तरीके से स्वतंत्र है ही नहीं है। जैसे कि अगर इसका जो अप्रासंगिक होने के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है, अगर उसको हम देखें तो भूमंडलीकरण, जिसको कि ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, तो उसमें क्या है कि पर्यावरण का कोई भी टॉपिक हो गया, आप देखेंगे कि हर जो है अलग अलग तरीके की समितियाँ बैठती रहती हैं और जो है कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, तो जिसमें पर्यावरण का मुद्दा केवल अकेले का मुद्दा नहीं होता, उसमें आप स्वतंत्र नहीं दिखाई देते हैं। आतंकवाद का मुद्दा हो गया जहाँ पे आप स्वतंत्र नहीं दिखाई देते हैं, उसमें कई देशों के साथ हमको जो है नीतियाँ बनानी पड़ती हैं या फिर उनकी सहभागिता होती है। ऐसे ही परमाणु अस्त्रों का मुद्दा हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो जिसमें जो है लगता है कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हैं। इसका एक और तर्क दिया जाता है कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन संस्थाओं के आने से क्या हुआ है कि कोई भी देश अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले रहा है। उनमें WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF और इस तरह की जो अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका हस्तक्षेप है कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर WTO की बात करें तो इसमें आप जो है ट्रेड से रिलेटेड जितने भी हैं उसमें कहीं ना कहीं दबाव होता है कंट्रीज़ पर। तो ये तर्क दिए जाते हैं, लेकिन ये तर्क कितने प्रासंगिक हैं इसको अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि इसको गलत ठहराने में जो तर्क दिए जाते हैं कि आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अभी अप्रासंगिक नहीं हुआ है, वो प्रासंगिक है। और प्रासंगिक के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं कि अगर कुछ वैश्विक मुद्दों को छोड़ दें, जैसे ये ऊपर के 2 मुद्दे हैं, अगर इनको हम छोड़ दें, इसको अगर हम अपवाद मान लें, तो अगर हम देखें तो वैश्विक मुद्दों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ों में, जैसे कि हम अपने अगर बात करें कि घरेलू मुद्दों में जो है किसी भी प्रकार से किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, वो हमारे अपने स्वतंत्र निर्णय होते हैं। तो अगर 1-2 चीज़ों को हमें छोड़कर बाकी मुद्दों को देखें तो वो पूरी तरीके से हम उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। ऐसे ही अगर दूसरी बात करें कि स्वेच्छा से संस्थाओं की सदस्यता, ये भी तर्क दिया जाता है कि WTO हो, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, इन सब की जो सदस्यता है वो भारत ने अपनी स्वेच्छा से ली है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और भारत का इन संस्थाओं इन संस्थाओं के सदस्य होने में भारत का लाभ है, तब भारत उसकी सदस्यता है। और अगर भारत को जब लगेगा कि उसकी सदस्यता से भारत को कोई लाभ नहीं है, तो वो जो है अगर उसका हित नहीं है तो वो उसकी सदस्यता को छोड़ भी सकता है। तो ये जो है कुछ तर्क हैं जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के मतलब परिप्रेक्ष्य में दिए जाते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण ये जो मतलब संस्थाएं हैं वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की विरोधी नहीं है, ये कहा जा सकता है।
क्योंकि सदस्यता तो उसकी भारत ने स्वेच्छा से ली है, और अगर जब चाहेगा तो वो छोड़ देगा। अगर अब सत्ता के स्वरूप के दूसरे टर्म की हम बात करें, जो कि समाजवादी, पहला था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी। तो समाजवादी का बेसिकली संदर्भ हम लोग समाजवाद से लेंगे। समाजवाद क्या है? बेसिकली एक विचारधारा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि विचारधारा है। तो कोई भी विचारधारा के कुछ तत्व होते हैं जिनके आधार पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर समाजवाद की बात करें हम लोग, तो समाजवाद में तीन या चार बेसिकली तत्व होते हैं। जैसे कि समाजवाद का जो बेसिक एक सबसे है कि संपत्ति का समाजीकरण वो लोग चाहते हैं। उसमें ये है कि संपत्ति जो है वो सबकी है, किसी एक की नहीं है। दूसरी है कि समानता, कि सभी जो भी व्यक्त होगा वो सभी समान होंगे। तीसरा टर्म लिया जाता है कि मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण। इसमें मजदूरों और वंचित वर्गों पर बेसिकली ज़्यादा फोकस किया जाता है। और शोषण की समाप्ति, उसमें ये होता है कि किसी का भी शोषण ना हो, सब समान हो। तो बेसिक टर्म यही है इसका, समाजवाद का। लेकिन समाजवाद वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। अब अगर समाजवाद को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, एक है इसका मार्क्सवाद, जिसको कि साम्यवाद भी कहा जाता है, और दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो अगर साम्यवाद की हम लोग बात करें, या फिर जिसको मार्क्सवाद भी कहते हैं, तो मार्क्सवाद में क्या होता है कि इसमें तीन चीज़ें बेसिकली दिखाई जाती हैं। एक तो होता है वर्ग संघर्ष, दूसरा होता है क्रांति, और हिंसा। दरअसल मार्क्सवाद या साम्यवाद जो है वो हिंसा के माध्यम से भी, अगर वो समानता अगर उसको चाहिए तो उसमें वो हिंसा को भी अपनाने से नहीं चूकता है। वो क्रांति, मतलब बेसिक इसका फॉर्मूला ये है कि क्रांति के माध्यम से भी उसके लिए, और वर्ग संघर्ष के माध्यम से भी, अगर हमें समाजवाद को प्राप्त करना है तो भले ही हमें हिंसा करनी पड़े, हमें क्रांति करनी पड़े, लेकिन हमें अगर समाजवाद की स्थापना करनी है तो उसके लिए ये सब भी जायज़ ठहराए जाते हैं। दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद की अगर हम लोग बात करें तो लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है कि वहाँ चुनाव करवाए जाते हैं किसी लोकतांत्रिक देश में, और वहाँ क्या होता है कि किसी भी प्रकार की नीति या जो कल्याणकारी कार्य करने के लिए संसद के कानून होते हैं, उसके माध्यम से भी कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, और उन्हीं नीतियों के माध्यम से योजनाबद्ध विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये कहा जाता है कि भारत का समाजवाद ना तो साम्यवाद है और ना ही लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत का समाजवाद एक डिफरेंट प्रकार का समाजवाद है, जहाँ पे ये दोनों पूरी तरीके से नहीं अप्लाई हो सकते हैं। तो भारतीय समाजवाद को हम लोग अगर समझने की कोशिश करें, तो भारतीय समाजवाद को जो उसकी डेफिनेशन को हम लोग लेंगे, वो लेंगे DS नकारा केस में, जो कि 1982 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें उसने जो है भारतीय समाजवाद को परिभाषित किया। और इस केस में ये कहा गया कि भारतीय समाजवाद का मूल लक्षण यह है कि वो आय की असमानता को कम करेगा। लोगों के बीच जो पूंजीपति वर्ग है और जो सामान्य वर्ग है, उनके बीच आय की असमानता को कम करेगा। दूसरा है कि जीवन स्तर की असमानता को कम करना। उसमें ये भी था कि जो कि लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं अलग अलग लोगों के, वो उसमें भी असमानता को कम करना। तीसरा है मजदूर और वंचित वर्ग का कल्याण। मजदूरों और वंचित वर्ग के कल्याण की बात की जा रही है इसमें भी, लेकिन इसमें इस कल्याण के लिए मजदूरों और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए इसमें कहीं भी हिंसा नहीं है, ना ही कहीं क्रांति का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये इसके कल्याण की बात की गई है। तो भारतीय समाजवाद को यहाँ से भी देखा जा सकता है कि इससे डिफरेंट क्यों हो रहा है। और चौथी बात कि शोषण जो है उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, किसी भी प्रकार से शोषण को मान्यता नहीं मिलेगी। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो भारतीय समाजवाद हैं। लेकिन अभी भारतीय समाजवाद को अगर और हम डिटेल में समझने का प्रयास करें, तो एक टर्म आता है कि टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, जिसमें ये कहा जाता है कि भारत के जो नागरिक हैं उनको जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान करना। मतलब जब से उसका जन्म होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो उसकी सुरक्षा प्रदान करे, वो चाहे इकोनॉमिक टर्म्स में हो या फिर वो सोशल टर्म्स में हो, या फिर किसी भी टर्म में हो, वो उसको सुरक्षा प्रदान करना है। अगर इसी समाजवाद को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें,
तो इसमें कहीं भी पूंजीपति वर्ग, इसमें कहीं भी अगर हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसमें कहीं भी पूंजीपति वर्ग और जो संपत्ति रखने का कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं भी रोका नहीं गया है। इसको समानता लाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं है कि वो एक, अगर संपत्ति किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा है तो उसकी संपत्ति को कम करके ही दूसरे को दिया जाएगा, उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ना ही संपत्ति रखने पर किसी प्रकार की बाध्यता है। तो इस टर्म में हम दो लोग देख सकते हैं कि पूंजीपति और संपत्ति को जो रखने का, जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि पूंजीपति वर्ग का ये बिल्कुल समर्थन नहीं है यहाँ मार्क्सवाद में, और इसको जो है बहुत गलत ठहराया गया है। लेकिन भारतीय जो है परिप्रेक्ष्य में, अगर भारतीय समाजवाद के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पूंजीपति वर्ग को इस प्रकार का बुरा नहीं माना गया है। ना ही संपत्ति रखने को लेकर किसी प्रकार की मतलब बाध्यता है। वहाँ पे संपत्ति को भी रखने की स्वतंत्रता है और पूंजीपति वर्ग को भी जो है किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इन सब के साथ भी समानता लाने का प्रोत्साहन दिया गया है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट भारतीय समाजवाद का। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।